हेलो डियर स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। आई होप योर स्टडीज़ आर गोइंग फाइन। आज हम आपके वीडियो में लेकर आए हैं ओवरऑल थ्योरी क्वेश्चंस इन कोस्ट अकाउंटिंग। यस स्टूडेंट्स, आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो न्यूमेरिकल से थोड़ा डरते हैं। उन्हें न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रेफरेंस में थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए जो लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं थ्योरी क्वेश्चंस के साथ। तो गाइस, वीडियो बड़ा ज़रूर है लेकिन लास्ट तक बने रहिएगा। हम इस वीडियो के साथ आपको आपके एग्ज़ाम की 60% प्रिपरेशन करवा देंगे। तो गाइस, मैं हूं आपकी टीचर और मेंटर डॉक्टर विनीता अरोड़ा, और चलते हैं आज के ओवरऑल थियोरेटिकल क्वेश्चंस के साथ। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं। इसमें हमारे पास जो थ्योरी क्वेश्चन बन सकते हैं या बनेंगे, या जो इस चैप्टर में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट रहेंगे उनको विद आंसर हम देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट है, जो कई बार पूछा भी जाता है कि अपॉर्चुनिटी कोस्ट क्या है। इसे हम अवसर लागत भी कहते हैं गाइस। तो ये अवसर लागत क्या है? यानी इट इज़ द फॉरगॉन कॉस्ट। यानी जब आप कोई भी दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं तो जो पहला ऑप्शन आपने फॉरगॉन कर दिया है, सेक्रीफाइस कर दिया है, गिव अप कर दिया है, ये गिव अप कोस्ट ही अपॉर्चुनिटी कोस्ट कहलाती है। एक एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। यदि आपके पास दो ऑप्शन में रखती हूँ कि आप या तो एक एप्पल ले लें या फिर एक ऑरेंज ले लें, आपने एप्पल चूज़ किया तो आपकी अपॉर्चुनिटी कोस्ट एक ऑरेंज होगी। इसी तरह से यदि मुझे ए कंपनी में सर्विस करने पर 10,000 का सैलरी मिलता है और मुझे बी कंपनी में सर्विस करने पर 8,000 का सैलरी मिलता है सेम टाइम में, तो ऐसी कंडीशन में मेरी अपॉर्चुनिटी कोस्ट 8,000 रुपीज़ है। लेकिन मेरा फाइनल जो गेन है, जो 10,000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट मैं अर्न कर रही हूँ या सैलरी जो मैं अर्न कर रही हूँ, इट इज़ नॉट द एक्चुअल गेन। आपका एक्चुअल गेन क्या हुआ? ओनली 2,000 रुपीज़। तो गाइस, ये आपका एक्चुअल गेन रहेगा। यदि आप अपॉर्चुनिटी कोस्ट के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो आपका एक्चुअल गेन 10,000 माइनस 8,000 2,000 रुपीज़ है। तो जो छोड़ी गई लागत है, व्हाट इज़ गिवन अप, ये कहलाता है अपॉर्चुनिटी कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ कोस्ट सेंटर? देखिए, कोस्ट सेंटर और कोस्ट यूनिट क्या होता है। कोस्ट सेंटर वो डिपार्टमेंट हो सकता है या फिर कोई बिजनेस यूनिट हो सकता है जो कि कोस्ट को जनरेट करता है, यानी जिस पर हम कोस्ट अलोकेट करते हैं। इसी के साथ यदि कोस्ट यूनिट पूछ लिया जाता है तो कोस्ट यूनिट यानी विच इज़ टू बी प्रोड्यूस्ड, जिसका प्रोडक्शन किया जाना है, तो ये कोस्ट यूनिट कहलाएगा। यानी यदि मैं बात करती हूँ कि मैं किसी कार का प्रोडक्शन करना चाहती हूँ या पेन का प्रोडक्शन करना चाहती हूँ, तो ऐसी कंडीशन में दैट फैक्ट्री, दैट डिपार्टमेंट इज कॉल्ड द कोस्ट सेंटर एंड दैट कार इज कॉल्ड कोस्ट यूनिट। ओके गाइस, सो जिसका प्रोडक्शन किया जाना है वो है कोस्ट यूनिट, और जहां पर प्रोडक्शन किया जाना है वो कहलाता है कोस्ट सेंटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कोस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से करके जाइए। देखिए, कोस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कई सारे डिफरेंसेस हैं, और ये डिफरेंसेस को बहुत अच्छे से जानने के लिए हमारे चैनल के वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। बहुत अच्छे से सिंपल वे में इसको लर्न करने की टेक्निक के साथ मैंने इसे बताया हुआ है, इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो करिए इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट, गोस्ट वर्कर क्या हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं भूतहा श्रमिक। देखिए, ये कोई भूत वूत तो नहीं है, लेकिन गोस्ट वर्कर्स वो होते हैं जो कि पेरोल पर
लिखे तो होते हैं, यानी इन श्रमिकों को या इन वर्कर्स को पेरोल पर, पेरोल रजिस्टर पर इनका नाम तो लिखा होता है, लेकिन एक्चुअली दे आर नॉट एग्जिस्टेड, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। देखिए, यदि ऐसा है तो उसका नाम पेरोल पर लिखा क्यों गया है? कई बार ऐसा होता है कि ऐसे इमेजिनरी वर्कर्स को पेरोल रजिस्टर में लिखकर उनके नाम से वेजेस उठा लिए जाते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि प्रॉफिट्स कंपनी को बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर सैलरी के रूप में ऐसे गोस्ट वर्कर्स को यहाँ पेरोल में इंक्लूड करने से यहाँ पर उन्हें सैलरी का पेमेंट किया जा सकता है। कंपनी अपने एक्सपेंसेस के रूप में इनके वेजेस को बता सकती है। तो यहाँ पर ये इमेजिनरी जो वर्कर्स हैं, इनका काम केवल एग्जिस्टेंस, पेरोल में नाम लिखा होना है, एक्चुअल में इनका कोई एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। नेक्स्ट, डायरेक्ट कोस्ट और इनडायरेक्ट कोस्ट की यदि हम बात करें तो देखिए, डायरेक्ट कोस्ट और इनडायरेक्ट कोस्ट में कंप्लीट हमारे पास जो एलिमेंट ऑफ कोस्ट वाला चैप्टर है वही आपको फॉलो करना है। यदि एग्जाम में छोटे क्वेश्चन या बड़े क्वेश्चन में किसी भी तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ली जाती है, तो एज आई सेड कि टोटल जो कोस्ट होती है वो मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस से मिलकर बनती है, और ये सभी अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो गाइस, हर एक एक्सपेंसेस को आपको समझना होगा। डायरेक्ट मटेरियल क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड, डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस, ये सब चीज़ें आपको प्रॉपर वे में लिखना होगा। तो अगेन इसके लिए मेरे पास मेरे ही चैनल पर, इसी चैनल पर एक वीडियो तैयार है, इसका अगेन लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगी डिस्क्रिप्शन में, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव बनता है वो है कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट कॉस्ट। देखिए, हमारा ऑब्जेक्टिव ही यही है, यदि हम पेन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हम मार्केट में उस पेन को कितने यूनिट कॉस्ट पर उतारेंगे, यानी पर यूनिट कॉस्ट हमारा कितना रहेगा। साथ ही टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना, साथ ही कॉस्ट को कंट्रोल करना, यानी कॉस्ट तो अगर हो लेकिन इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम अपनी कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू ही हमें पता चलता है। साथ ही टेंडर प्राइस कैलकुलेट करना। अब ये टेंडर प्राइस क्या होता है? टेंडर प्राइस जस्ट एक कोटेशन प्राइस होता है। कोटेशन किस तरह का? देखिए, कई बार आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि टेंडर खुला हुआ है या टेंडर के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। यदि किसी कंपनी को मिनिमम कॉस्ट पर कोई काम करवाना हो तो वो जनरली गवर्नमेंट एजेंसीज, एनजीओज जितने भी होते हैं वो इसी तरह से काम करते हैं। उस एडवर्टाइज को देखकर जो भी रिलेवेंट कंपनीज हैं वो अपना कोटेशन देती है कि हम कितने रुपए में ये कंप्लीट टास्क को, कंप्लीट जॉब को कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो मिनिमम रहेगा, जो मिनिमम कोटेशन रहेगा, उसी मिनिमम कोटेशन को हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर ये कोटेशन किस तरह से कैलकुलेट होता है? हम जब टोटल कॉस्ट या कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं तो इस कैलकुलेशन, इस एस्टिमेशन के लिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग रिक्वायर्ड होती है। फ्यूचर की किसी तरह की प्लानिंग के लिए यदि हमें चाहिए कि पर्टिकुलर किस यूनिट को चालू रखा जाए, किस यूनिट को बंद कर दिया जाए, यदि कोई यूनिट लॉस में है तो उसे बंद करना ठीक है या कुछ समय चलाना ठीक है, हमें कोई भी इक्विपमेंट खुद बना लेना चाहिए या इसे मार्केट से परचेज करना चाहिए। तो ऐसे कई सारे डिसीजन होंगे जो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू ले सकते हैं। इसी तरह से ये प्रोवाइड करता है एक सपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करने का। देखिए, जहाँ जो कंपनीज प्रोडक्शन के साथ साथ सेल परचेज के भी काम करती है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर इस तरह के कॉस्ट अकाउंटिंग
बनाना जरूरी होता है जो प्रोडक्शन का काम कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में कॉस्ट अकाउंटिंग तैयार होगी तभी तो हम फाइनल प्रोडक्ट को बेचने का काम करेंगे। तो इसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करने होंगे फाइनली टू नो आवर प्रॉफिट। तो ऐसी स्थिति में कॉस्ट अकाउंटिंग करनी बहुत ज़रूरी है जो कि एक बेसिस प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। एंड द लास्ट वन, ये वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। इट कंप्लीट द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। देखिए, कई बार गवर्नमेंट की तरफ से भी कई उद्योगों पर, कई सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है जहां पर हमें कॉस्ट अकाउंटिंग के अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से उन सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी होगी जहां पर गवर्नमेंट का कंप्लायंस है, रिक्वायरमेंट है। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इम्पॉर्टेंट बन पड़ता है लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग की क्या लिमिटेशन है। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग कंपलसरी हो चुका है, इसका लिमिटेशन कोई मायने नहीं रखता यदि प्रैक्टिकल वे में बात की जाए। लेकिन फिर भी यदि हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कुछ लिमिटेशन ये कहलाएंगी कि हम यहाँ पर ट्रेंड वर्कर्स को, यानी जो ट्रेंड अकाउंटेंट है उन्हीं को ही कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए कह सकते हैं। ऐसे ही कोई भी वर्कर, ऐसे ही कोई भी अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं कर सकता है। तो इसलिए ट्रेंड अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग को रिप्लेस नहीं करता है। ऐसी कई सारी कंपनी होती है जो प्रोडक्शन के साथ साथ ट्रेडिंग का भी काम करती है। तो ऐसी स्थिति में ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग को रिप्लेस नहीं करती है। तो ऐसी कंपनीज के लिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी प्रिपेयर करना होता है। साथ ही इसमें टॉप मैनेजमेंट के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी टॉप मैनेजमेंट जब तक यहाँ पर साथ नहीं देगा, कई सारे मेथड्स यहाँ पर होते हैं किसी भी पर्टिकुलर किसी टॉपिक को सॉल्व करने के। तो ऐसी स्थिति में टॉप मैनेजमेंट का साथ देना जरूरी है वर्कर के लिए, अकाउंटेंट के लिए, तभी जाकर कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो हो सकती है। तो ये कुछ लिमिटेशन है, मोर और लेस। जनरली एग्जाम में 2 लिमिटेशंस की बात की जाती है। तो आप ये भी कह सकते हैं इट इज़ द वेस्टेज ऑफ एनर्जी, वेस्टेज ऑफ टाइम। लेकिन फिर भी कुछ प्रॉम्प्ट लिमिटेशंस को दे तो ट्रेंड अकाउंटेंट्स की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को रिप्लेस नहीं करता है। साथ ही टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट की कंप्लीट रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए, इंपॉर्टेंट बन पड़ता है लॉन्ग आंसर्स के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कई सारे मेथड्स और टेक्निक्स यहाँ पर हैं। मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी कि आपको मेथड्स में लेना होगा। मेथड्स में हम बात करेंगे तो यूनिट कॉस्टिंग की, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग की। इसी तरह से टेक्निक्स में हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, साथ ही डायरेक्ट कॉस्टिंग, ये कुछ मेथड्स और टेक्निक्स मैंने अपने वीडियो में बहुत अच्छे से समझाए हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। गो ऑन दैट लिंक और इस टॉपिक को आप अच्छे से समझिए। आगे चैप्टर 2 में जो भी थ्योरी क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं वो है सबसे पहले EOQ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100% पूछा जाने वाला है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, भले ही शॉर्ट आंसर में या लॉन्ग आंसर में। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है बच्चों? एक बार में कितना ऑर्डर प्लेस किया जाना है, हाउ मच ऑर्डर शुड गिवन इन वन टाइम। तो एक बार में कितना ऑर्डर प्लेस करें, जिसका फॉर्मूला हमने आपको 2AO डिवाइडेड बाय C, इसके नोटेशंस जितने भी हैं वो सब आप अच्छे से लिख कर आइए। यदि बड़े क्वेश्चन में पूछा जाता है तो बड़े क्वेश्चन में इसके कैलकुलेशन की भी बात की जाती है या कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ बात की जा सकती है। तो EOQ आप बहुत अच्छे से तैयार करें। अगला थ्योरी क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो स्टोर लेजर का है। देखिए, स्टोर लेजर क्या होता है, इस स्टोर लेजर से आप परिचित होंगे क्योंकि यदि आपने जब इशू ऑफ मटेरियल के क्वेश्चन किए होंगे तो आपको अच्छे से पता है, आपने स्टोर लेजर बनाया होगा। इस स्टोर लेजर में आपने 3 कॉलम्स बनाए होंगे और ये 3 कॉलम्स रहे होंगे सबसे पहले परचेज का, इसके बाद इशू का कॉलम
और उसके बाद बैलेंस का कॉलम आप बनाते हैं और यहाँ पर कंप्लीट स्टोर लेज़र यानी लेज़रिंग की जाती है। कितना क्वांटिटी परचेज हुआ है, किस रेट में परचेज हुआ है, टोटल अमाउंट क्या है, इसी तरह से कितना क्वांटिटी इशू हुआ है, कितनी रेट में इशू हुआ है और उसका टोटल अमाउंट क्या है, और फाइनली आफ्टर इशूइंग या आफ्टर परचेजिंग कितना बैलेंस क्वांटिटी के रूप में रहा है, उसका रेट क्या है और उसका टोटल अमाउंट क्या है। इस तरह से आप स्टोर लेज़र प्रिपेयर करते हैं, वो भी डेट वाइज। तो गाइज ये कंप्लीट लेज़र जो कहलाता है ना, ये स्टोर लेज़र ही है जिसमें मटेरियल के परचेज, इशू और रिमेनिंग बैलेंस जो कि स्टोर में पड़ा हुआ है उससे रिलेटेड सारी अकाउंटिंग की जाएगी। नेक्स्ट, मटेरियल रिक्विजिशन नोट की बात करें तो सामग्री मांग पत्र, नाम से आपको पता चल रहा है सामग्री की मांग का पत्र, यानी जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किसी तरह के मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट को या फिर परचेस डिपार्टमेंट को एक मटेरियल रिक्विजिशन नोट देता है। तो देखिए, मटेरियल रिक्विजिशन नोट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी, कितनी क्वांटिटी का मटेरियल चाहिए, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, साथ ही उसका ऑर्डर नंबर क्या है, किस सप्लायर से परचेज करना है, साथ ही और कोई डिटेल यदि देनी है, पर्टिकुलर किस क्वालिटी का मटेरियल हमें चाहिए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक स्टेटमेंट के तौर पर दिया जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट द्वारा स्टोर या परचेज डिपार्टमेंट को। तो यह सामग्री मांग पत्र यानी मटेरियल रिक्विजिशन नोट कहलाता है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिन कार्ड पर बात करते हैं। यहाँ बिन कार्ड में बिन का मतलब होता है वो जगह है जहाँ पर मटेरियल को स्टोर किया हुआ है, या तो ये कोई ड्रॉर हो सकता है, या कोई रूम हो सकता है, या फिर कोई अलमारी हो सकती है, यानी कोई भी जगह जहाँ पर मटेरियल को स्टोर किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसे हम बिन कहते हैं और इनके ऊपर लगने वाला एक कार्ड होता है, एक कार्ड बनाकर इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया जाता है और उस कार्ड में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, यानी किस टाइप का मटेरियल यहाँ पर स्टोर किया गया है, उस मटेरियल की क्वांटिटी कितनी है, उसका रीऑर्डर लेवल कितना है, उसका मिनिमम ऑर्डर लेवल कितना है, मैक्सिमम ऑर्डर लेवल कितना है, साथ ही यदि मटेरियल को इशू किया जा रहा है तो उसकी क्वांटिटी कितनी है, फाइनली बैलेंस कितना बचा हुआ है, यानी जस्ट फॉर द नॉलेज कि आप जहाँ पर मटेरियल को स्टोर कर रहे हैं उसके बाहर उस कार्ड को देखकर ही आपको पता लग जाए कि इसके अंदर क्या है। ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप अपनी कॉपी को मेंटेन करते हैं, आपकी नोटबुक आप मेंटेन करते हैं, उस नोटबुक के ऊपर आप अपना स्टिकर लगा देते हैं जिसमें आपका नेम होगा, आपकी क्लास होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका स्कूल होगा। ये सिंपली वही चीज़ें हैं। तो बिन कार्ड के बाद अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ABC एनालिसिस। देखिए क्या होता है ये कहलाता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस। देखिए ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल मटेरियल को जो कि आपके स्टोर में है उनको 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, 3 कैटेगरीज में रखा जाता है। इट इज़ कॉल्ड द ए वो चीज़ें होती है जिनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है लेकिन इनकी क्वांटिटी कम होती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, जिनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है लेकिन क्वांटिटी कम होती है, या फिर कुछ महंगे आर्टिकल्स जो होते हैं, यदि आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो महंगे आर्टिकल जो होते हैं वो इस ए कैटेगरी में रखे जाएंगे। बी कैटेगरी की बात करें तो बी कैटेगरी में ऐसे मटेरियल जिनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, यानी एवरेज कॉस्ट होती है, साथ ही उनकी क्वांटिटी भी एवरेज ही होती है। जैसे स्टील हो गया है, आयरन हो गया है, प्लास्टिक हो सकता है, या कई सारे लूज पार्ट्स हो सकते हैं जिनको
कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है और उनकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन सी कैटेगरी में उन मटेरियल्स को शामिल किया जाता है जिनका कॉस्ट तो बहुत कम होता है लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हम बात करें सीमेंट या फिर बजरी की या फिर रेत की, तो ऐसी स्थिति में हम इनका स्टोर एनालिसिस कर सकते हैं। कैसे? जैसे गोल्ड या सिल्वर को यदि हमें स्टोर करना है तो हम बाहर स्टोर कभी नहीं करेंगे। ये एक कैटेगरी का स्टोर है, एक कैटेगरी का मटेरियल है, इसे बिल्कुल कंप्लीट वॉचमैन भी रखा जाएगा, सीसीटीवी भी रखे जाएंगे। तो इस तरह से ये एक कैटेगरी का मटेरियल जो कि महंगा होता है उसे काफ़ी सुरक्षा के साथ रखा जाना चाहिए। जो एवरेज कैटेगरी के मटेरियल हैं, चाहे वो स्टील, आयरन, प्लास्टिक, सीमेंट हो सकता है, इन्हें सिंपली आप नॉर्मल तरीके से रख सकते हैं। आप रूम पर लॉक एंड की कर दीजिए, इट्स सिंपल। यहाँ पर ये बी कैटेगरी के मटेरियल कहलाएंगे, लेकिन सी कैटेगरी के मटेरियल को आप बाहर भी छोड़ सकते हैं। आप देखते हैं कई बार कंस्ट्रक्शन बिजनेस में ईंटें हैं, मिट्टी है, रेती है, इसे बाहर ही छोड़ दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर इनका कॉस्ट भी बहुत कम है और इनको स्टोर करने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। यदि सोचिए हम मिट्टी, बजरी इन्हें स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करने लगे और गोल्ड सिल्वर को ऐसे ही छोड़ दें, तो यहाँ पर इस ABC एनालिसिस में आप कंप्लीट मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और ये कैटेगरी का किस तरह से स्टैंडर्ड फिक्स होगा ये आप कॉस्ट और क्वांटिटी के बेसिस पर देख सकते हैं और आप इसे कंप्लीट वे में एग्जाम में प्रेजेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन, डिफरेंट मैथड्स ऑफ मटेरियल इशू। उससे पहले बोर्ड को रब करते हैं। तो यहाँ पर मटेरियल इशू के डिफरेंट मेथड्स की बात करें तो देखिए, वैसे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसका बनेगा, लेकिन यदि थ्योरी में ये चीज़ पूछी जाती है तो आपको फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, आप सभी को पता होगा ये क्या चीज़ है। इसी तरह से लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट पर आपको बात करनी है। साथ ही जो एवरेज मेथड हैं, एवरेज मेथड में चाहे वो सिंपल एवरेज मेथड है चाहे वो वेटेड एवरेज मेथड हैं, ये सारे मेथड आपको अच्छे से स्पेसिफाइड करने होंगे। कुछ अदर मेथड की बात करें तो स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, एक स्टैंडर्ड प्राइस रख ली जाती है इशू करने के लिए। चाहे बेस स्टॉक मेथड की बात करें, एक बेस स्टॉक रखा जाता है और फिर बेस स्टॉक के बाद आप फीफो या लीफो से इशू कर सकते हैं, या फिर हीफो, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो हाईएस्ट रेट का मटेरियल है उसे सबसे पहले बाहर कर दिया जाएगा यानी इशू कर दिया जाएगा। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिन्हें आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे यदि थ्योरी में पूछा जाता है कि मटेरियल इशू के कौन कौन से मेथड होते हैं। नाउ मटेरियल टर्नओवर क्या कहता है? देखिए, मटेरियल टर्नओवर यानी मटेरियल कितना जल्दी मूव हो रहा है या कितना देर से मूव हो रहा है, यानी मूविंग ऑफ द मटेरियल जो कहलाता है वो मटेरियल टर्नओवर कहलाता है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि आप एक सर्टेन पीरियड में कितने कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कितना कॉस्ट का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। साथ ही कॉस्ट ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग द पीरियड, मान लीजिए हम 1 महीने की बात करते हैं, 6 महीने की बात करते हैं, 1 साल की बात करते हैं, तो ड्यूरिंग द पीरियड कितना कॉस्ट ऑफ मटेरियल विच वी हैव कंज्यूम्ड, यहाँ पर कंज्यूम्ड होना जरूरी है। साथ ही हम एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल की बात करते हैं, यानी उस मटेरियल का एवरेज स्टॉक क्या है। एवरेज से मतलब आप अच्छे से जानते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय 2, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब आप अच्छे से पता होगा। यदि आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, ओपनिंग स्टॉक प्लस मटेरियल कितना आपने परचेज किया है माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कहलाएगा। नाउ इसके बीच का रेशो, देखिए इस तरह से रेशो या डिवाइड करने से हमें क्या मिलता है कि कौन सा मटेरियल फास्ट मूविंग है। मान लीजिए कोई मटेरियल जिसका हमारे पास कॉस्ट 600 किलोग्राम है, यानी हम एक 6 महीने का पीरियड यदि हम लेते हैं तो इस 600 किलोग्राम का कंजप्शन हम करते हैं। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 400 किलोग्राम का और क्लोजिंग बैलेंस है 200 किलोग्राम का।
तो गाइज ऐसी कंडीशन में हम यदि इस फॉर्मूले में वैल्यू फिट करें तो देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पीरियड इट्स 600 और ओपनिंग और क्लोजिंग यानी 400 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 2, तो ये यहाँ पर बैठता है 300, यानी ये जो रेशो आता है ये 2 है। और क्योंकि मेरा 6 मंथ का पीरियड है तो 6 मंथ के पीरियड में यदि मैं इस 2 से डिवाइड कर दूँ तो यानी इट्स 3, यानी जो मटेरियल हमने लिया है ये मटेरियल 3 महीने के लिए सफिशिएंट बता रहा है। तो यानी हर 2 महीने में ये मटेरियल कंज्यूम हो रहा है, 3 महीने तक ये टोटल 600 किलोग्राम का मटेरियल हमारे पास इनफ होगा। इसके बाद हमें ऑर्डर प्लेस करना होगा। तो मटेरियल टर्नओवर यानी किस रेशो से, किस फ्रीक्वेंसी से मटेरियल मूव कर रहा है, मटेरियल इशू हो रहा है। देन मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट कंप्लीट मटेरियल की समरी होती है। देखिए मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट में हम एक सर्टेन पीरियड के बाद ये बता देते हैं या ये अकाउंटिंग करते हैं कि कितना मटेरियल कौन सी डेट को इशू हुआ है, कितनी क्वांटिटी का मटेरियल इशू हुआ है, यदि कोई मटेरियल रिटर्न किया गया है तो वो रिटर्न किया गया कितना क्वांटिटी का है, यदि कोई मटेरियल ट्रांसफ़र किया गया है तो ये ट्रांसफ़र मटेरियल कितना है और टोटल कंज्यूम कितना हुआ है मटेरियल का, यानी ओवरऑल मटेरियल की मार्कशीट है। जैसे आफ्टर एंड ऑफ द ईयर आपके एग्ज़ाम के बाद आपकी मार्कशीट तैयार होती है, बिल्कुल बच्चों उसी तरह से मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट तैयार होता है। एक सर्टेन पीरियड के बाद उस मटेरियल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एक अकाउंटिंग फॉर्मेट में रख ली जाती है, एक स्टेटमेंट के तौर पर रख ली जाती है, दैट इज़ कॉल्ड मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट। साथ ही जीआईटी अप्रोच की भी बात कर लेते हैं। देखिए जीआईटी क्या है यहाँ मैं आपको बताती हूँ, इट्स इम्पॉर्टेंट, इट इज़ द जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम कैसे? देखिए कई बार आप मार्केट में पाव भाजी खाने जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि हम मार्केट में पाव भाजी खाने जाएं तो ऑर्डर प्लेस करने से लेकर पाव भाजी सर्व होने तक हमारे पास मुश्किल से 5 या 10 मिनट का टाइम लगता है। लेकिन यही पाव भाजी हम घर पर बनाए तो ऐसी स्थिति में इस पाव भाजी को बनने में शायद 1.5 घंटा लगेगा या फिर उससे भी ज़्यादा। तो ऐसा क्या होता है कि यहाँ तो 5 से 10 मिनट में ऑर्डर प्लेस हो जाता है, और यदि हम घर पर बनाते हैं तो शुरू से प्रोसीजर शुरू करते हैं और एंड तक लेकर आते हैं। लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं तो वो सभी जस्ट इन टाइम कंसेप्ट पर काम करते हैं, यानी आपकी भाजी तैयार होती है, पाव उसी वक्त सेक दिया जाता है, केवल उसमें मसाले इंक्लूड कर दिए जाते हैं, आपका फ्लेवर इंक्लूड कर दिया जाता है, पाव को सेक कर और आपको 5 या 10 मिनट में आपकी टेबल पर पाव भाजी तैयार। तो गाइस इसे हम यदि कंपनी में प्रोडक्शन में बात करें तो कई बार हम पहले से ही तैयार करके रखते हैं चीज़ों को, केवल ऑर्डर मिलता है, उन्हें असेंबल किया और हम उसे ऑर्डर डिलीवर कर दें। जैसे कार के डिफरेंट कंपोनेंट्स हमने तैयार कर दिए, जैसे ही ऑर्डर मिलता है इन सभी कंपोनेंट्स को हमने असेंबल किया और हमने विद इन अ वीक कार की डिलीवरी कर दी। तो गाइज इट इज़ कॉल्ड जस्ट इन टाइम कंसेप्ट एज पर द ऑर्डर, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आगे नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे लेबर कॉस्ट कंट्रोल। देखिए लेबर कॉस्ट कंट्रोल अगेन थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए सारे थ्योरी क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। लेबर टर्नओवर सेम एज द मटेरियल टर्नओवर, यानी यहाँ पर लेबर किस फ्रिक्वेंसी में मूव हो रहा है, मूवमेंट से यहाँ पर मतलब छोड़कर जा रहा है या फिर रिप्लेस हो रहा है या फिर रिटेन हो रहा है। तो गाइज यहाँ पर लेबर टर्नओवर एग्जैक्टली हम जो कहेंगे वो है श्रमिकों के परिवर्तन की दर, यानी कोई श्रमिक कितने जल्दी से छोड़कर जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं। देखिए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेबर टर्नओवर जितना कम हो उतना अच्छा है। यदि लेबर टर्नओवर ज़्यादा है इट मीन्स मोस्ट ऑफ द लेबर्स छोड़कर जा रहे हैं, कंपनी की पॉलिसी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू द लेबर। तो
तो ऐसी कंडीशन में लेबर टर्नओवर जितना कम होगा उतना अच्छा है, क्योंकि श्रमिक छोड़कर जाएंगे ही, उनके बदले में रिप्लेसमेंट होगा ही या रिटेनमेंट होगा ही। लेकिन कम से कम श्रमिक छोड़कर जाएं तो हमारी कॉस्ट भी कम होगी, क्योंकि एक बार ट्रेंड वर्कर जो हमने तैयार कर दिया है, पैसा खर्च किया है श्रमिक पर, वो ट्रेंड वर्कर छोड़कर जाता है तो ये कंपनी को ही लॉस है। लेकिन इस लेबर टर्नओवर के 3 कारण हो सकते हैं। या तो वॉलेंटरी बेसिस पर श्रमिक खुद छोड़कर चला गया हो, या फिर एम्प्लॉय ने निकाल दिया, एम्प्लॉयर ने निकाल दिया हो, या फिर ऐसे रीजंस जिस पर हमारा कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसे लेबर की डेथ हो गई है, उसका रिटायरमेंट हो गया है, या कोई लेडी वर्कर है तो आफ्टर मैरिज वो अपने ससुराल चली गई। तो ऐसी कंडीशन में जो लेबर टर्नओवर 3 तरह से इम्पैक्ट होगा, या 3 कारण हो गए, श्रमिक खुद छोड़कर जाएगा, एम्प्लॉयर ने निकाल दिया, या कुछ कैजुअल रीजंस हो सकते हैं। इसी तरह से इसके साथ में एक क्वेश्चन जरूर बनता है, ये लॉन्ग आंसर टाइप में है, वेरियस मैथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग लेबर टर्नओवर रेट। तो कौन कौन से मैथड्स हैं, इन मैथड्स की जरूर हम बात कर लेते हैं। देखिए 3 मैथड्स यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, और ये 3 मैथड्स हैं, सेपरेशन रेट मैथड, रिप्लेसमेंट रेट मैथड और फ्लक्स रेट मैथड। देखिए इन्हें आपको समझाना होगा। यदि लॉन्ग आंसर में पूछा जा रहा है तो सेपरेशन रेट मैथड क्या है, एक सर्टेन पीरियड में कितने लेबर सेपरेट हो रहे हैं, छोड़कर जा रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला भी कुछ ऐसा है, सेपरेटेड लेबर डिवाइडेड बाय एवरेज लेबर। एवरेज लेबर का मतलब वही ओपनिंग लेबर्स, यानी उस सर्टेन पीरियड में बिगिनिंग में कितने लेबर थे और एट द एंड ऑफ द पीरियड कितने लेबर हैं, डिवाइडेड बाय 2। तो ये एवरेज लेबर, और इसे हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया जाता है। इसी तरह से रिप्लेसमेंट रेट मैथड, नाम से देखिए पता चल रहा है, छोड़कर जाने वाले श्रमिकों के अगेंस्ट में कितने श्रमिक या वर्कर्स या लेबर्स रिप्लेस कर दिए गए हैं। यानी मान लीजिए एक श्रमिक एक कारखाने में 10 लेबर छोड़कर गए हैं, और 10 लेबर में टोटल जो रिप्लेसमेंट, टोटल जो हमारे पास नए रिक्रूटमेंट्स हुए हैं वो 15 लेबर्स के हुए हैं, जितने उनमें से जो 10 छोड़कर गए थे उनके अगेंस्ट में केवल 8 ही रिप्लेस हुए हैं, रिमेनिंग जो है वो 7 न्यू रिक्रूटमेंट है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा रिप्लेस्ड लेबर डिवाइडेड बाय एवरेज लेबर। तो यहाँ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि आप यहाँ पर रिप्लेस्ड लेबर में 15 का नाम नहीं लेंगे, ओनली 8। ये जनरली आप स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। रिप्लेस्ड लेबर इन द सेंस छोड़कर जाने वाले श्रमिकों के अगेंस्ट में कितने लेबर अपॉइंट हुए हैं, न्यू रिक्रूटमेंट्स को यहाँ पर शामिल नहीं किया जाएगा। तो रिप्लेस लेबर डिवाइडेड बाय एवरेज लेबर कितना है, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपके रिप्लेसमेंट रेट को बताएगा। और फ्लक्स रेट की बात करें तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ अबव 2 है, यानी सेपरेटेड लेबर्स कितने हैं और साथ में उनके अगेंस्ट में रिप्लेस्ड लेबर कितने हैं, डिवाइडेड बाय एवरेज लेबर कितने हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया जाए तो ये फ्लक्स यानी आवागमन दर या मिक्स रेट को बताता है। तो फाइनली ये जो होता है ये हमारा लेबर टर्नओवर रेट का मेन मेथड है, और इसी के बेसिस पर हम कहते हैं कि हमारे जो मैनेजमेंट के टेक्निक्स हैं श्रमिकों को सेटिस्फाई करने की वो सही है या नहीं है। तो गाइस लेबर टर्नओवर रेट के बाद हॉलसे और रोवन पर बात करेंगे। हॉलसे बोनस प्लान या हॉलसे प्रीमियम प्लान का फॉर्मूला देखें तो देखिए वेजेस प्लस बोनस, और आपको अच्छे से पता है क्योंकि ये बोनस स्कीम्स है तो यहाँ बोनस तो मिलेगा ही। वेजेस के लिए हॉलसे फॉर्मूला देते हैं कि आपने एक्चुअली कितने घंटे काम किया है उसका रेट पर आवर, यानी 1 घंटे के लिए जितना पेमेंट दिया जाना है वो मिल जाएगा। लेकिन बोनस आपने टाइम सेव कर लिया है तो उस टाइम सेव पर आपको रेट पर आवर के बेसिस पर पेमेंट तो मिलेगा, लेकिन आपका बोनस परसेंटेज होना चाहिए। जनरली ये बोनस परसेंटेज 50% होता है, बट यदि क्वेश्चन में आपको कोई परसेंटेज गिवन हो तो उस परसेंटेज पर काम करें। यदि क्वेश्चन साइलेंट है तो आप इसे 50% रख देंगे।
इसी तरह से रोवन प्रीमियम प्लान पर बात करें तो रोवन प्रीमियम प्लान भी वेजेस प्लस बोनस की ही बात करता है। यहाँ पर भी वेजेस वही एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट पर आर पर बात करेंगे, लेकिन जो स्थितियाँ बदलती है वो है बोनस से रिलेटेड। यानी बोनस यहाँ किस तरह से दिया जाएगा, देखिए यदि आपने टाइम सेव किया है तो उस टाइम सेव को स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम के रेशो में दिया जाएगा, देन मल्टीप्लाई बाय रेट पर आर। यानी कि यहाँ कोई बोनस परसेंटेज तो नहीं है, लेकिन बोनस का एक कंप्लीट रेशो यहाँ पर क्रिएट कर दिया गया है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हॉल से और रोवन में से बेस्ट कौन सा है, कई बार पूछा गया है, इसे आप अच्छे से तैयार करें। हॉल से प्रीमियम प्लान और रोवन प्रीमियम प्लान में से बेस्ट कौन सा है, तो स्टूडेंट्स यहाँ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यदि आपका बचाया हुआ समय यानी टाइम सेव 50% या उससे ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में आपको हॉल से प्रीमियम प्लान की ऑप्ट करना चाहिए। लेकिन यदि टाइम सेव आपका 50% से कम है तो ऐसी स्थिति में रोवन प्रीमियम प्लान बेहतर है। देख लीजिए, मान लीजिए यदि हमारा स्टैंडर्ड टाइम है 120 घंटे का और आपने एक्चुअली कितना टाइम लिया है, यदि आपका टाइम 60 घंटे या फिर उससे कम है, यानी 50 घंटे में काम पूरा कर लेते हैं, 40 घंटे में काम पूरा कर लेते हैं, तो यू विल नोटिस, आप इन दोनों ही फॉर्मूले से कैलकुलेशन करके देखिएगा, श्रमिक को हॉल से प्रीमियम प्लान से ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन यदि आपका एक्चुअल टाइम 60 से ज़्यादा है, यानी आप 70 घंटे में काम कर रहे हैं, 80 घंटे में, 90, 100 एंड सो ऑन, तो ऐसी कंडीशन में आपको रोवन प्रीमियम प्लान से बोनस ज़्यादा मिलेगा। तो गाइज ये पूरी कैलकुलेशन यदि बड़ा क्वेश्चन मिलता है तो आप विद एग्जाम्पल करके दिखाइएगा, तो आपका कंप्लीट रिलेवेंसी क्रिएट होगा और मार्क्स भी जनरेट होंगे। हॉल से वर्सेस रोवन में कंडीशन एप्लीकेबल, यानी यदि श्रमिक एग्जैक्टली 50% पर काम करता है तो हॉल से और रोवन दोनों ही इक्वल होने वाले हैं। लेकिन यदि श्रमिक 50% से ज़्यादा बचाता है तो हॉल से प्रीमियम प्लान बेस्ट है। लेकिन यदि श्रमिक 50% से कम टाइम सेव करता है तो रोवन प्रीमियम प्लान बेस्ट रहेगा। नाउ बात करते हैं आइडल टाइम पर। आइडल टाइम वो टाइम है जब बेकार समय होता है, यानी प्रोडक्शन तो नहीं होता है लेकिन हमें पेमेंट किया जाता है, वेजेस का पेमेंट किया जाता है। देखिए ये दो तरीके का हो सकता है, चाहे वो नॉर्मल आइडल टाइम हो चाहे वो एबनॉर्मल आइडल टाइम हो। देखिए नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है, ऐसा टाइम जो कि अनकंट्रोलेबल होता है, जिसे हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते और वो होना ही है। जैसे एक फैक्ट्री से दूसरे फैक्ट्री में जाने का समय श्रमिक को कोई यदि 15 मिनट लगता है या आधा घंटा लगता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इस आधे घंटे का पेमेंट किया जाएगा, लेकिन आधे घंटे में कोई काम या प्रोडक्शन नहीं हुआ है। इट इज़ नॉर्मल, अनकंट्रोलेबल। हम एक फैक्ट्री से दूसरे फैक्ट्री में जो जाने में समय लगता है उसे लगाना ही पड़ेगा, हम उड़ कर नहीं जा सकते। हमारे पास कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है कि हम बटन दबाएं और ए से बी में पहुंच गए। तो ये अनकंट्रोलेबल टाइम होता है जिसके लिए हमें पेमेंट करना होगा। लेकिन एबनॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है, एबनॉर्मल आइडल टाइम जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कई बार होता क्या है कि हम कोई भी काम जो हम करते हैं, मान लीजिए जो हमें काम करने को कहा गया है उसमें श्रमिक बातें करने लग जाएं या थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, तो ये चीज़ें कंट्रोलेबल होती है। श्रमिकों को रेस्ट करने के लिए 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, जो फैक्ट्री एक्ट में लिखा गया है उस 1 घंटे में उनका लंच भी होता है। ये सारा टाइम जो होता है वो अनकंट्रोलेबल होता है, नॉर्मल आइडल टाइम है जिसके लिए पेमेंट भी करना होता है। लेकिन ये जो कंट्रोलेबल चीज़ें हैं कि बातें ना हो, टाइम पास ना हो, तो ये एबनॉर्मल आइडल टाइम है। बेकार समय, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है लेकिन उसके लिए पेमेंट किया जा रहा है, तो इस एबनॉर्मल आइडल टाइम को कंट्रोल किया जा सकता है यदि हम इनके ऊपर कोई सुपरवाइज़र अपॉइंट कर दें, किसी तरह की कोई मॉनिटरिंग या सीसीटीवी कैमरे लगा दें, तो ये बिल्कुल उसी तरह से है। तो इस तरह से ये चैप्टर फिनिश। अगला चैप्टर
ओवरहेड कंट्रोल के चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन बन पड़ रहे हैं वो है सबसे इम्पोर्टेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स वर्सेस अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। कंप्लीट इनका डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। कई बार छोटे क्वेश्चंस में या बड़े क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। वैसे मैं यहाँ पर आपको एक हिंट या थोड़ा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी हैं उन्हें अप्रोप्रिएट बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट पर। तो इस तरह से डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स जनरेट होते हैं। और ये बेसिस कौन कौन से हो सकते हैं, चाहे ये कैपिटल वैल्यू के बेसिस पर हो या फिर एरिया के बेसिस पर हो, चाहे लेबर आवर्स के बेसिस पर हो सकता है, नंबर ऑफ वर्कर्स के बेसिस पर हो सकता है। यानी यहाँ पर टोटल जो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स होते हैं, मान लीजिए हम एक रेस्टोरेंट में पार्टी करने गए और उस पार्टी का बिल जो आता है वो आता है 1,000 रुपये और हम टोटल 5 जने थे, तो यानी पर पर्सन 200 रुपये का बिल आएगा। तो ये बिल्कुल वही है, नंबर ऑफ पर्सन के बेसिस पर हमने यहाँ पर उस इनडायरेक्ट कॉस्ट को डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स निकल कर आ जाते हैं। ये कहलाते हैं अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। लेकिन एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इस कंप्लीट प्रोसेस के बाद की बात होती है, जिसमें हम डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स को किसी एक प्रॉपर बेसिस पर डिवाइड करके बांटते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर। यानी यहाँ पर ये डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। सबसे पहले अपोर्शनमेंट शुरू होता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन शुरू होता है। अपोर्शनमेंट में डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स कैलकुलेट होते हैं, जबकि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन में प्रोडक्ट पर कितना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चार्ज हुआ है ये कैलकुलेट होता है। यहाँ पर जो बेसिस लिए जाते हैं, यानी अपोर्शनमेंट में जो बेसिस लिए जाते हैं वो ये रहते हैं, जबकि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन में जो बेसिस लिए जाते हैं वो चाहे डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, डायरेक्ट लेबर हो सकता है, प्राइम कॉस्ट के बेसिस पर हो सकता है, लेबर आर रेट के बेसिस पर हो सकता है, या मशीन आर रेट के बेसिस पर हो सकता है। ये कई सारे डिफरेंट बेसिस हैं जिनके बेसिस पर हम डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स को पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर बाइफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो गाइस ये कंप्लीट बात रही एब्जॉर्प्शन और अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स की। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन पड़ता है, 100% इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन क्या होते हैं। देखिए जब हम एब्जॉर्प्शंस कंप्लीट कर लेते हैं तो एब्जॉर्प्शन कंप्लीट करने के बाद फाइनली हम प्रोडक्शन की ओर जाते हैं, और ये जब प्रोडक्शन होता है तब हमें पता चलता है कि हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स कितने रहे हैं। तो गाइस जब एक्चुअल ओवरहेड्स हमें मिल गए हैं, हमने एब्जॉर्प्शन ओवरहेड्स निकाल लिए थे जिससे हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को पता कर सकें, तो ऐसी स्थिति में जब एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स जो हम कैलकुलेट करते हैं, ये एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स ज़्यादा होते हैं एक्चुअल ओवरहेड से, तो ऐसी स्थिति में जो कंडीशन बनती है वो ओवर एब्जॉर्प्शन की बनती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपको पता होना चाहिए, 100% इससे एक क्वेश्चन बनने वाला है। लेकिन यदि ये कंडीशन अपोजिट है, यानी एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आर लेस देन द एक्चुअल ओवरहेड, तो ये बात बनती है अंडर एब्जॉर्प्शन की। विद एग्जाम्पल आप इस क्वेश्चन को समझाइएगा। मान लीजिए हमने जब एब्जॉर्प्शन किया था, वो जो ओवरहेड्स थे वो 45,000 एब्जॉर्ब हुए, लेकिन प्रोडक्शन के बाद हमें पता चला कि हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स तो 40,000 ही थे। तो ऐसी कंडीशन में ये ओवर एब्जॉर्ब्ड हो गए, यानी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो गया, एक्चुअल से हमने ज़्यादा खर्चा बता दिया। लेकिन इसकी अपोजिट कंडीशन, यदि मैं यहाँ पर 35,000 का एब्जॉर्प्शन क्रिएट कर रही हूँ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वास्तव में 40,000 हुए हैं, तो इट्स क्लियर 5,000 का एक्सपेंडिचर्स हमने कम एब्जॉर्ब करवाया है प्रोडक्ट पर। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, हम इस 5,000 के ओवरहेड्स को हम फिर से री एब्जॉर्ब करवाएंगे, री एलोकेट करेंगे, और इसके बाद इसका अकाउंटिंग क्लियर करेंगे। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को किस तरह से एब्जॉर्ब करवाया जाता है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा आंसर इसका।
3 तरीके से एब्जॉर्प्शन यहाँ मैं आपको बता सकती हूँ कि हम सेल प्राइस के बेसिस पर इनका एब्जॉर्प्शन करवा सकते हैं, क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं तो हमें सेल प्राइस मिल ही जाती है, तो सेल प्राइस के बेसिस पर एब्जॉर्प्शन करवा सकते हैं। या फिर हम फैक्ट्री कोस्ट के बेसिस पर इनका एब्जॉर्प्शन करवा सकते हैं, या फिर हम कोस्ट पर यूनिट के बेसिस पर इसका एब्जॉर्प्शन करवा सकते हैं। एग्जाम में पूछा गया है। सिंपल 3 तरीके से एब्जॉर्प्शन होगा, सेल प्राइस के बेसिस पर, फैक्ट्री कोस्ट के बेसिस पर, या फिर कोस्ट पर यूनिट के बेसिस पर इनका एब्जॉर्प्शन किया जा सकता है। अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर यूनिट कोस्टिंग का इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल चैप्टर, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहला जो मैं ले रही हूँ वो है कि डिफरेंस बताइए प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए हमारा जो जनरली कॉस्ट शीट है, यदि आपको फॉर्मेट अभी तक आपने पढ़ लिया है तो आपको कुछ याद होगा कि कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या होता है, जिसमें हम मटेरियल कंज्यूम्ड लिखते हैं, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर लिखते हैं, प्राइम कॉस्ट बनता है। इसमें हम जितने भी फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं उन फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड कर लें तो वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट बनाता है। साथ ही ऑफिस ओवरहेड्स को यहाँ पर ऐड करें तो ये हमारा ऑफिस कॉस्ट बनाता है या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाता है। तो गाइज यहाँ तक की जितनी भी कैलकुलेशन होती है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाती है। लेकिन अब इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में यानी इस ऑफिस कॉस्ट में यदि हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को और जोड़ देते हैं तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को जोड़ने के बाद हमारी जो कॉस्ट आती है वो कहलाती है प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो कि जिस रेट पर हमें मटेरियल को बेचना है। तो गाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टिल हियर, और यदि प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की बात कर रहे हैं तो प्राइम कॉस्ट से लेकर वर्क कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सारे ओवरहेड्स ले लिए जाएंगे और फाइनली बनेगा प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी बेचे जाने वाले माल की लागत कितनी है। नाउ कॉस्ट शीट या प्रोडक्शन अकाउंट की बात करते हैं। देखिए ये कॉस्ट शीट जो हमने यहाँ पर अभी आपको फॉर्मेट बताया है ये तो कॉस्ट शीट है, लेकिन इसे जस्ट एक अकाउंट के फॉर्मेट में ले लें, अकाउंट के फॉर्मेट में यानी टी फॉर्मेट में बात कर लें, जिसमें सारे एक्सपेंसेस इधर लिख दिए जाएं, ये सारे एक्सपेंसेस ही है, ये सारे एक्सपेंडिचर्स यहाँ पर लिख दिए जाएं और यहाँ पर सारी इनकम यानी क्रेडिट साइड में सारी इनकम, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंडिचर, और इनकम क्या है हमारी सेल। तो इस सेल में से ये सारे खर्चों को माइनस कर दिया जाए तो यदि खर्चे कम हैं तो हमारा प्रॉफिट बचेगा, और यदि खर्चे हमारे कम हैं, खर्चे हमारे ज़्यादा हैं तो ये लॉस बनेगा। तो ये प्रोडक्शन अकाउंट सिंपल कॉस्ट शीट की तरीके का ही होता है, लेकिन एक टी फॉर्मेट का अकाउंट होता है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि आलू के मसाले का आप सैंडविच बना लें या आलू का पराठा बना लें, कंटेंट दोनों का सेम है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग की बात करें, किसी भी कंपनी के या फैक्ट्री के कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन सभी डिपार्टमेंट्स में जब एक ही तरह की कॉस्टिंग मेथड टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म यानी एक रूप, एक जैसा, सारे डिपार्टमेंट एक जैसी ही कॉस्टिंग मेथड को यूज़ कर रहे हैं, ये यूनिफॉर्म कॉस्टिंग है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट इन यूनिट कॉस्टिंग। यूनिट कॉस्टिंग में ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या है भाई बच्चों? देखिए जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी बेचे जाने वाले माल की लागत हम कॉस्ट शीट से निकालते हैं और इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेल को माइनस कर दिया जाता है, तो ये तो हमारा होता है ग्रॉस प्रॉफिट। एक प्रॉफिट जो निकल कर आता है कॉस्ट शीट में ये जनरली ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। लेकिन इस ग्रॉस प्रॉफिट में से कई सारे एक्सपेंडिचर्स होंगे, जैसे टैक्सेशन माइनस कर दिया हमने, अपने सारे प्रोविजंस एंड रिजर्व्स माइनस कर दिए, और यदि किसी तरह का कोई अप्रोप्रिएशन करना है तो ये अप्रोप्रिएशंस माइनस कर दिए। तो फाइनली इस ग्रॉस प्रॉफिट में से ये खर्चे निकालने के बाद, ये अप्रोप्रिएशंस निकालने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है वो कहलाता है नेट प्रॉफिट।
अगला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। देखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। वैसे तो हम एक ही टर्म में इसे यूज में लेते हैं, लेकिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐसे खर्चे जो कि कंप्लीटली सेलिंग से रिलेटेड होते हैं, ऐसे खर्चे जो कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होते हैं, यानी ऐसे खर्चे जो कि सेल से रिलेटेड हो, जो कि डिमांड को क्रिएट करते हो, डिमांड को बढ़ाते हो, जैसे एडवर्टाइजमेंट की बात करें। लेकिन जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन में वो खर्चे शामिल किए जाते हैं जो कि उस सेल के डिस्ट्रीब्यूशन पैकिंग से रिलेटेड हो, जैसे मटेरियल को पैक करके एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में भेजना, डिस्ट्रीब्यूट करना मटेरियल को, होलसेलर रिटेलर्स के पास भेजना, उनसे रिलेटेड जितने भी रोड एक्सपेंसेस होंगे वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कहलाएंगे। लेकिन यदि हम किसी तरह का सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो वो सारे सेलिंग एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन कि ऐसे कौन से आइटम्स हैं जो कि कोस्ट शीट में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। तो वो सारे फाइनेंशियल आइटम्स जो कि कोस्ट शीट में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं वो हैं, पूरी लिस्ट मैंने आपके लिए तैयार की है, आप इसमें से मैक्सिमम आइटम्स याद रखिएगा। देखिए ये सभी फाइनेंशियल आइटम्स है जो कोस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करते हैं। वो है बैड डेब्ट्स हो सकता है, टैक्स हो सकते हैं, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी तरह का एबनॉर्मल लॉस हुआ है मटेरियल पर, कैपिटल लॉस, यदि किसी एसेट को बेचने पर कोई लॉस हुआ है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स, शेयर एंड डिबेंचर्स को जब इशू किया जाता है और वो डिस्काउंट पर इशू किया जाए, तो ये सारे आइटम्स यदि आपको गिवन है तो इन्हें कोस्ट शीट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, मटेरियल कंज्यूम को कैसे कैलकुलेट करें ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ओपनिंग मटेरियल कितना है, उसमें से परचेज कितना किया है, उसमें क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया जाएगा, तो जो बचेगा वो हमारा मटेरियल कंज्यूम होगा। टेंडर प्राइस से रिलेटेड हम बात कर चुके हैं। WIP बैलेंस शीट में कैसे शो किया जाता है, लेट्स सी। छोटा क्वेश्चन बनता है देखिए इससे रिलेटेड, और WIP कैसे शो किया जाएगा बैलेंस शीट में, ये करंट एसेट के हेड में शो किया जाता है। करंट एसेट के हेड में इन्वेंटरी के सेक्शन में इस WIP, यदि आपके पास कोई वर्क इन प्रोग्रेस है तो उसे शो किया जाएगा। करंट एसेट के कॉलम में लिखा जाता है। तो इस तरह से कंप्लीट हमारा यूनिट कॉस्टिंग से रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चंस तैयार। तो चैप्टर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब बैच, यहाँ इंपॉर्टेंट जो बन पड़ रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से, एक न्यूमेरिकल यहाँ बनना ही है, लेकिन फिर भी थ्योरी क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले रिटेंशन मनी या अवरोध मूल्य क्या होता है। देखिए जो कॉन्ट्रैक्टर जब काम करता है तो जो कॉन्ट्रैक्टी होता है, ये कॉन्ट्रैक्टी कंप्लीट अमाउंट का पेमेंट नहीं करता है कॉन्ट्रैक्टर को। इसका कारण क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर कहीं छोड़ कर न चला जाए। तो जब तक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो जाता है तब तक कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को सारी अमाउंट का, सारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का पेमेंट नहीं करता है, कुछ एक अमाउंट बचा कर रखता है। ये अपने पास जो बचाई हुई मनी है वो रिटेंशन मनी कहलाती है। यानी जब भी आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या किसी स्कूल में एडमिशन लिया होगा तो आपको पता होगा कुछ क्वेश्चन मनी रख ली जाती है, यानी किसी तरह का कोई लॉस हुआ तो इस क्वेश्चन मनी से रिप्लेस किया जाएगा। तो यहाँ पर भी वही है, कॉन्ट्रैक्टर कहीं भाग न जाए, कहीं काम बीच में न छोड़ दे, इसलिए ये कुछ अमाउंट रोक कर रख लिया जाता है। इट इज़ कॉल्ड द रिटेंशन अमाउंट या रिटेंशन मनी। कोस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट सिंपल। कई बार हमें कोस्ट कॉन्ट्रैक्ट जल्दी पूरा करना होता है तो ऐसी कंडीशन में हम एस्टिमेटेड कोस्ट कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ये डिसाइड करते हैं कि कोस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर काम करेंगे, जिसमें हम एक्चुअल कोस्ट जितनी भी होगी, एक्चुअल कोस्ट में एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शामिल कर लिया जाएगा। इस तरह से हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये कोस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट सबसे प्रैक्टिकल तरीका है जिसमें एक्चुअल कोस्ट इनकर होने दी जाती है और उसके बाद एक सर्टेन प्रॉफिट परसेंटेज जो कि पहले से ही डिसाइडेड होता है वो इंक्लूड करके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकाली जाती है। दैट इज कोस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। देखिए इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, एक बैच में कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया जाना चाहिए, सेम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की तरह ही है।
यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। देखिए मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, ई बी क्यू की बात करें तो यहाँ पर वही फॉर्मूला 2AO की जगह यहाँ 2DS की बात की जाती है। यहाँ पर D का मतलब डिमांड से है और S का मतलब सेटिंग अप कॉस्ट से है। यानी जनरली जब हम बैच कॉस्टिंग की बात करते हैं तो छोटी छोटी यूनिट्स होती है जिन्हें एक एक सिंगल प्रोडक्शन करके यदि हम बात करेंगे तो ये बहुत महंगा पड़ेगा। जैसे मेडिसिन हैं, बिस्किट्स हैं, ये कभी भी एक मेडिसिन एक बिस्किट पर नहीं कैलकुलेट होता है, हम बैच कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर जब हम बैच कॉस्टिंग करते हैं तो एक बैच में कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया जाना चाहिए ताकि हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम हो। तो ऐसी EBQ कैलकुलेट होता है 2DS divided by C. It is the setting up cost, it is the demand, it is 2 is the constant value and the C carrying cost, यानी उस मटेरियल को यदि स्टोर किया जाता है तो कितना एक्सपेंडिचर आएगा। तो ये इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी है। बैच कॉस्टिंग क्या है मैंने अभी आपको बताया है। इसका अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है? अकाउंटिंग प्रोसीजर बिल्कुल कोस्ट शीट की तरह है। यानी यहाँ पर जब हम कोस्ट शीट तैयार करते हैं तो इस कोस्ट शीट में वही मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड्स, यानी यहाँ प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद अब हम यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में बाइफिकेशन करते हैं और इस तरह से हमारा अकाउंटिंग बैच कॉस्टिंग का होगा। यानी कॉस्ट शीट सेम यूनिट कॉस्टिंग की तरह तैयार की जाएगी, केवल यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की जगह प्राइम कॉस्ट की कैलकुलेशन के बाद हम फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट डालेंगे और ये कंप्लीट कॉस्ट शीट हमारी तैयार होगी। नाउ वर्क सर्टिफाइड की बात करते हैं। अगेन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में वर्क सर्टिफाइड ऐसा वर्क या जितना वर्क जो कि इंजीनियर ने एट द एंड ऑफ द टाइम यानी एक सर्टेन पीरियड के बाद सर्टिफाई कर दिया है। पूरा तो हो ही गया है लेकिन सर्टिफाई कर दिया है, प्रमाणित कर दिया है कि इतना काम पूरा हो गया है। इसी तरह से यदि हम वर्क अनसर्टिफाइड की बात करें बच्चों, तो वर्क अनसर्टिफाइड ऐसा काम जो कि कंप्लीट तो हो चुका है बट अभी तक सर्टिफाइड नहीं हुआ है। क्योंकि जब इंजीनियर्स वर्क को सर्टिफिकेशन के लिए आते हैं, मान लीजिए हमने ये एक बिल्डिंग बना दी, अब हम जब इंजीनियर वर्क का सर्टिफिकेशन कर रहे हैं तब हम ये अपना कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारी कंस्ट्रक्शन चालू कर रहे हैं, चालू ही है। तो ऐसी स्थिति में इंजीनियर ने केवल यहाँ तक का काम ही सर्टिफाई किया है। तो ये जितना काम जो कि हो चुका है, जो कि अभी तक इंजीनियर ने सर्टिफाई नहीं किया है, वो है वर्क अनसर्टिफाइड, जो कि अगले साल अगले टाइम पीरियड में सर्टिफाई हो जाएगा। इसी तरह से एस्केलेशन क्लॉज देखते हैं। ये जो वृद्धि वाक्यांश है यानी ये जो एस्केलेशन क्लॉज है, ये क्या होता है, कई बार हमारे कॉन्ट्रैक्ट लंबे चलते हैं। तो ऐसे लंबे चलने वाले कॉन्ट्रैक्ट में हम पहले ही एक एस्केलेशन क्लॉज डाल देते हैं, एक वृद्धि वाक्यांश डाल देते हैं, जिसमें हम ये लिख देते हैं कि यदि फ्यूचर में मटेरियल की कॉस्ट में, लेबर की कॉस्ट में या जो भी हम आर्टिकल परचेज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट में मान लीजिए 5% की वृद्धि होती है तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को भी उसी अनुपात में बढ़ा दिया जाएगा। तो ये एक स्टेटमेंट जो हमने डाला है ये है एस्केलेशन क्लॉज। या फिर हम फर्नीचर का काम करवा रहे हैं, फर्नीचर के काम में हम कहते हैं भाई जो फर्नीचर 150 रुपये तक की वुडन जो आएगी, जो लकड़ी आएगी, वो 150 रुपये तक की वुडन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में शामिल होगी और इससे ज़्यादा जितना भी होगा, जो भी होगा, वो कॉन्ट्रैक्टी को यूज़ करना होगा, कॉन्ट्रैक्टी को बियर करना होगा। तो ऐसी स्थिति में ये सारा एस्केलेशन क्लॉज है, एक तरह से वृद्धि वाक्यांश। यहाँ पर एक एक्सपांशन क्लॉज हमने यहाँ पर डाल दिया है जो कि कॉन्ट्रैक्टी को बाउंड करता है, कॉन्ट्रैक्टर को किसी तरह का कोई लॉस ना हो। इसी तरह से किस तरह से इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनना ही है। आपको अच्छे से सारी कंडीशंस पता होनी चाहिए कि यदि कॉन्ट्रैक्ट 25% से कम काम हुआ है तो कितना हमें देना होगा, 25% से 50% के बीच में काम हुआ है तो किस तरह से काम करना होगा, यदि 50% से ज़्यादा काम पूरा हुआ है तो किस तरह से हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। इसके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अगले चैप्टर पर बात करते हैं।
हमारा अगला चैप्टर जो बन पड़ रहा है वो है प्रोसेस कोस्टिंग। अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर न्यूमेरिकल एज वेल एज द थ्योरी क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि है जॉइंट कोस्ट और सेपरेट कोस्ट। देखिए जॉइंट कोस्ट और सेपरेट कोस्ट जब हमारे प्रोसेस में जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट निकल रहे होते हैं तो कई बार होता क्या है, जब हम एक साथ उस प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं तो उस पूरे प्रोसेस में ये जॉइंट कोस्ट और जहाँ पर एक पॉइंट पर आने के बाद दोनों ही प्रोडक्ट अलग हो जाते हैं, यानी जॉइंट प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट आपस में अलग हो जाते हैं। तो अब अलग होने के बाद जितना भी कोस्ट इनकर होता है तो ये सेपरेट कोस्ट कहलाएगा। लेकिन जब वो प्रोडक्ट एक साथ चल रहे थे तो ऐसी स्थिति में हम इसे जॉइंट कोस्ट कहेंगे। जैसे हम घी मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं तो जब तक बटर मिल्क नहीं निकलता तब तक जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो जॉइंट कोस्ट कहलाते हैं। लेकिन एक बार बटर मिल्क निकल गया और साथ में हमारा घी भी निकल गया, नाउ अब इनके आगे वैल्यू एडिशन की बात की जाती है। बटर मिल्क को नए तरीके से फ्लेवर्ड वे में पेश कर दिया जाता है। तो इस तरह से अब इस बटर मिल्क पे जितना भी कोस्ट किया जाएगा वो सेपरेट कोस्ट होगा। नाउ घी से रिलेटेड जितने भी आगे के एक्सपेंडिचर होंगे, चाहे उसके रिफाइनिंग के कोस्ट हों चाहे उसके पैकिंग के कोस्ट हों, वो सभी सेपरेट कोस्ट कहलाता है। इसी तरह से अगली बात करें, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को प्रोसेस कोस्टिंग में किस तरह से शो किया जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन से पहले हम इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र को पढ़ लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र या इंटर प्रोसेस प्रॉफिट की बात करें, देखिए यहाँ पर भी ये सेम क्वेश्चन बन रहा है, कई बार पूछा गया है 5 ईयर्स पेपर में, इसलिए इस चैप्टर में इस टॉपिक को जरूर से तैयार करें। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, या इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र प्रॉफिट क्या है, उसमें किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। तो देखिए इंटर प्रोसेस प्रॉफिट कई बार किसी फैक्ट्री के कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को माल का हस्तांतरण या ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स करता है, वो किसी प्रॉफिट पर करता है, यानी उसके कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट पर करता है। तो ये जो प्रॉफिट है ना, ये इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट या फिर इसे हम कहते हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। देखिए यहाँ पर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से बिल्कुल एक सेपरेट एंटिटी की तरह क्रिएट कर रहा है। इसी तरह से बी डिपार्टमेंट यदि सी डिपार्टमेंट को अपना प्रोडक्ट ट्रांसफ़र करेगा तो वो ट्रांसफ़र पर नहीं, यानी यहाँ पर एज सेल क्रिएट करते हैं। जो उसकी कॉस्ट लगी है उसमें एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इंक्लूड कर दिया जाता है। ये जो प्रॉफिट कहलाता है ये इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट या इंटर प्रोसेस प्रॉफिट कहलाता है। नाउ इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा या इसमें एक्चुअल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है गाइस, तो ये देखिएगा, ये हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खुद से प्रॉफिट वसूल नहीं कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा, एक स्टेटमेंट तैयार करना होगा और इस स्टेटमेंट में इस प्रॉफिट को, जो ये प्रॉफिट शामिल है, उस प्रॉफिट को एलिमिनेट करना होगा। देखिए अब आप कहेंगे तो जब एलिमिनेट ही करना था तो प्रॉफिट वसूला क्यों गया। यदि मैं बात करूं कि हर एक डिपार्टमेंट की इफ़िशियंसी मुझे कैलकुलेट करनी है, देखनी है, तो यदि हर डिपार्टमेंट अपने कॉस्ट पे प्रॉफिट ऐड करके माल को बेच रहा है या भेज रहा है तो ऐसी स्थिति में मुझे पता चल जाएगा कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा इफ़िशिएंटली काम कर रहा है। जिस डिपार्टमेंट के प्रॉफिट्स कम होंगे उस डिपार्टमेंट पर मुझे काम करना होगा। तो ऐसी स्थिति में यदि सेपरेट इंटर प्रोसेस प्रॉफिट यदि वसूला जाता है तो ऐसी स्थिति में मैं इफ़िशियंसी का पता लगा सकती हूँ कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा इफ़िशिएंटली काम कर रहा है। तो जब इसकी अकाउंटिंग की बात की जाती है तो ये हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट काम में आएगा कि एक डिपार्टमेंट या एक संस्था खुद से प्रॉफिट वसूल नहीं कर सकती, तो इसको प्रॉफिट को एलिमिनेट करना होगा। एलिमिनेशन के लिए कंप्लीट इसका परफॉर्मा होता है। जब इसे एलिमिनेट कर दिया जाता है तो एट द एंड यहाँ पर हमें मिलता है फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट, और इस कॉस्ट में जो परसेंटेज कंपनी का होता है उस पर प्रॉफिट निकाल लिया जाता है और एक्चुअली प्रॉफिट यही होता है। तो ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हुआ। अनरियलाइज प्रॉफिट की बात करें तो अनरियलाइज प्रॉफिट वो होता है जब हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में गुड्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में
ऐसा गुड जो कि बचा हुआ रह गया है, जो कि सेल आउट नहीं हुआ है, दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। मान लीजिए हमारा यहाँ पर ए डिपार्टमेंट में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, वो 100 रुपये का है, जिस पर हम 20 रुपये का प्रॉफिट वसूल करके 120 रुपये पर बी डिपार्टमेंट को देते हैं। मान लीजिए हमने जो यूनिट्स बनाई थी वो टोटल यूनिट्स 50 यूनिट्स थी। इन 50 यूनिट्स में से केवल 40 यूनिट्स ही हमने बी डिपार्टमेंट को सेल आउट की है या ट्रांसफ़र की है। तो ये बची हुई जो 10 यूनिट्स है, इस 10 यूनिट्स में जो यहाँ पर 20 रुपीज़ का प्रॉफिट शामिल होगा, ये 20 रुपीज़ का प्रॉफिट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहलाएगा। तो प्रॉफिट विच इज़ नॉट रियलाइज्ड विच इज़ रिमेन इन द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द डिपार्टमेंट, ये कहलाता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। नाउ एबनॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल गेन की बात करें उससे पहले बोर्ड को रब करते हैं। देखिए, एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल गेन के साथ मैं एबनॉर्मल नॉर्मल लॉस की भी बात करूंगी या नॉर्मल वेस्टेज की भी बात करूंगी। देखिए, सबसे पहले नॉर्मल लॉस या नॉर्मल वेस्टेज को समझते हैं। ऐसा वेस्टेज जो कि अनकंट्रोलेबल है, जिन पर कोई कंट्रोल नहीं हो सकता है, जैसे जो कि होना ही है। जैसे कि हम बात करें फर्नीचर का काम करें तो कुछ स्क्रैप रहता है। यदि हम ऑयल बिजनेस की बात करें तो किसी तरह का कोई लीकेज रहता ही है। तो यानी ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम बचा नहीं सकते, ऐसा लॉस है जो कि अनकंट्रोलेबल है, तो ये नॉर्मल वेस्टेज कहलाता है। लेकिन इसके अपोजिट एबनॉर्मल वेस्टेज की बात करें तो एबनॉर्मल वेस्टेज क्या है, जिसे कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आग लग गई, चोरी हो गई, या हमने लो क्वालिटी यूज़ किया, इसकी वजह से हम यहाँ पर प्रोडक्ट को कम क्वालिटी के साथ बना रहे हैं, या हमारा टेक्निक अच्छा नहीं है, हमारा मॉनिटरिंग अच्छा नहीं है। तो इस तरह से ये जो लॉसेस होंगे जिसे हम कंट्रोल कर सकते थे, ये एबनॉर्मल वेस्टेज कहलाते हैं। और बच्चों, जब भी हम प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं तो ये एबनॉर्मल वेस्टेज जस्ट एक ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है, यानी हमारे पिछले प्रोसेस में कितना वेस्टेज हुआ है, कितना एबनॉर्मल वेस्टेज हुआ है, तो एक ऑब्जर्वेशन हम लगा देते हैं कि भाई जितना भी इनपुट हो रहा है उस इनपुट का 10% एबनॉर्मल वेस्टेज होगा। मान लीजिए हमने 1000 यूनिट का इनपुट किया है, तो हम यहाँ पर 10% यानी 100 यूनिट को एबनॉर्मल वेस्टेज में डाल देते हैं। इट्स जस्ट अ सिंपल ऑब्जर्वेशन पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर। लेकिन अब कभी कभी होता क्या है कि भाई जितना हमने ऑब्जर्वेशन किया होता है, ये 10% मान लीजिए, ये ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग लॉस होता नहीं है। एबनॉर्मल लॉस होना ही है, नॉर्मल लॉस होना ही है, लेकिन कभी कभी हमारे ऑब्जर्वेशन से कम लॉस होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या निकल कर आएगा? वो निकल कर आएगा एबनॉर्मल इफेक्टिव, या जिसे हम कहेंगे एबनॉर्मल गेन। यानी जब हमारी इनपुटेड यूनिट्स यानी इनपुट और आउटपुट प्लस नॉर्मल वेस्टेज में कुछ इस तरह का रिलेशन हो। मान लीजिए हमने जो इनपुट किया था वो 9400 यूनिट का किया था, और हमारा जो आउटपुट मिला है वो 8500 यूनिट का मिला है, और हमारा जो नॉर्मल वेस्टेज का हमने यहाँ पर जो एस्टिमेशन किया है वो है 940 यूनिट्स का। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पर जो 40 यूनिट, यहाँ पर 40 यूनिट 9440 यूनिट बन रही है, ये जो 40 यूनिट है ये एबनॉर्मल गेन कहलाएगा। यानी यहाँ पर इनपुट से भी ज़्यादा आउटपुट का कॉलम हो गया है। तो इस तरह से जो ये 40 यूनिट का जो डिफरेंस है, जो कि इनपुट के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी डेबिट साइड में लेना पड़ेगा प्रोसेस अकाउंट के, इट इज़ कॉल्ड द एबनॉर्मल गेन। इस एबनॉर्मल गेन को आप बहुत अच्छे से क्रिएट करिएगा। नाउ बात करेंगे नेक्स्ट जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट की। देखिए, जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है या डेफिनेशन भी पूछ लिया जाता है। तो जॉइंट प्रोडक्ट जहाँ पर
मेन प्रोडक्ट और साथ में निकलने वाले प्रोडक्ट की वैल्यू लगभग लगभग सेम होती है, वो जॉइंट प्रोडक्ट है। जबकि बाय प्रोडक्ट में जो साथ में प्रोडक्ट निकलता है उसमें मेन प्रोडक्ट की वैल्यू तो कई ज़्यादा होती है, लेकिन जो साथ में निकलने वाला प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। घी और बटर मिल्क इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो पेट्रोल और डीजल लगभग लगभग सेम वैल्यू, ये जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। नाउ इसका डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे पॉइंट्स बनते हैं, अब उन्हें अच्छे से तैयार करिएगा। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट पर हम बात कर चुके हैं, अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अच्छे से तैयार करें। हमारा अगला चैप्टर जो है वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का है। थ्योरेटिकल इम्पॉर्टेंट है, जो भी इम्पॉर्टेंट है वो क्वेश्चन मैं यहाँ आपको बता रही हूँ। देखिए सबसे पहले कॉमर्शियल टन किलोमीटर, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर पर एक क्वेश्चन बनना ही है, थोड़ा इसका आप ध्यान रखेंगे। तो मैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। ये एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिया है। देखिए एक ट्रक है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर चल रहा है जो कि 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी तरह से बी पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ चलेगा जो कि 50 किलोमीटर की दूरी पर है, और सी से ए 60 किलोमीटर की दूरी पर है। जब ये ट्रक ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाता है तो 10 टन माल लेकर जाता है। जब ये बी पॉइंट पर पहुंचता है तो 4 टन माल यहाँ खाली कर देता है, और इस तरह से बी पॉइंट से जब सी पॉइंट की ओर रवाना होता है तो ये 6 टन माल लेकर जाता है। नाउ जब ये सी टन पर पहुंचता है इस 6 टन को ये खाली कर देता है, लेकिन यहाँ से ये 8 टन माल उठाता है और ए पॉइंट की ओर ले जाता है। देखिए अब यदि मैं एब्सोल्यूट टन किलोमीटर की बात करूं तो ये कैसे कैलकुलेट होगा? वेट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस प्लस बी से सी का वेट 6 टन माल लिया गया और उसका डिस्टेंस 50। इसी तरह से सी से ए का मेरा डिस्टेंस 60 किलोमीटर या 8 टन मैंने माल लिया है और इसे 60 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, यानी जितना वेट है उसे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए हर एक सेपरेट डिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पर जो मेरा एब्सोल्यूट टन किलोमीटर बनेगा वो होगा 1180 का। लेकिन यही मैं बात कॉमर्शियल टन किलोमीटर की करूं तो देखिए गाइस, कॉमर्शियल टन किलोमीटर में होता क्या है, पूरा जो डिस्टेंस होता है यानी 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर और 60 किलोमीटर, इसका एवरेज निकाल लिया जाता है, इसका टोटल निकाल लिया जाता है जो कि होगा 150 किलोमीटर। नाउ जो एवरेज निकाला जाता है वो एवरेज टोटल वेट का निकाल लिया जाता है, यानी 10 टन, 6 टन और 8 टन का। यानी यहाँ पर मैं 10 प्लस 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3 करूँ तो यहाँ पर जो मेरा एवरेज रहता है वो होगा 8, यानी 150 इंटू 8। जो हमारा कॉमर्शियल टन किलोमीटर बनेगा वो होगा 1200 टन किलोमीटर, यानी यहाँ पर 1 किलोमीटर पर 1200 टन किलोमीटर का एक्सपेंसेस 1200 टन किलोमीटर जाएगा। तो ये होता है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर और कॉमर्शियल टन किलोमीटर। नाउ व्हीकल यूटिलाइजेशन रेशो की बात करें तो व्हीकल यूटिलाइजेशन रेशो जो बनता है वो है टन किलोमीटर यूज्ड, कितना टन किलोमीटर हमने यूज़ किया है, कितना टन किलोमीटर हम चले हैं, और अवेलेबल आपकी कैपेसिटी कितनी है। अवेलेबल कैपेसिटी यानी यहाँ पर कुल मिलाकर ये इफ़िशियंसी को मेज़र करने का एक तरीका है कि आपने एक्चुअल में कितना किया है और आपकी स्टैंडर्ड कैपेसिटी कितनी है। तो ये एक कैलकुलेशन होगा व्हीकल यूटिलाइजेशन रेशो में। कई बार पूछ लिया जाता है, फॉर्मूला ध्यान रखें। नाउ व्हाट इज़ द कॉस्ट यूनिट इन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग? जी हाँ, इस पर हम बात करेंगे। यहाँ मैं आपको जो यूनिट यूज़ में ली जा रही है उससे रिलेटेड कंप्लीट लिस्ट मैंने प्रोवाइड करवा दी। यदि ट्रैवलिंग कंपनी है या ट्रांसपोर्ट कंपनी है तो ट्रैवलिंग कंपनी पर पैसेंजर किलोमीटर की बात करती है, यानी एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर ले जाया जाए तो कितना खर्चा आएगा। या ट्रांसपोर्ट कंपनी है तो 1 टन ढोने में 1 किलोमीटर चलने में कितना खर्चा आएगा, इसकी बात की जाती है। यदि हॉस्पिटल्स हैं तो पर बेड पर डे की बात की जाती है, जो खर्चा बताया जाता है तो वो
एक बेड और एक दिन का बताया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पर किलोवाट आवर्स की बात करेगी। यदि वाटर सप्लाई कंपनी है तो वो अपनी जो यूनिट यूज़ करेगी वो पर 1000 लीटर की बात करेगी। कैंटीन पर प्लेट पर पर्सन की बात करेगी। होटल कंपनी है तो पर रूम पर डे की बात करेगी। ऐसा नहीं है कि जो चार्जेस बताया जाएगा वो आपके स्टेइंग डे के हिसाब से बताया जाएगा। आपको जब भी ऑनलाइन आप होटल्स का देखते हैं तो देखते हैं 1000 रुपीज़, इट मीन्स यानी एक रूम का एक दिन का चार्जेस 1000 रुपये है। इसी तरह से सिनेमा की बात करें, जब आप मूवी देखने जाते हैं तो पर सीट पर पर्सन की बात की जाती है। ऐसा नहीं है कि आप एक सीट का किराया देकर आप 5 लोगों को बिठाकर एक ही सीट पर देख ले, तो यहाँ पर सीट पर पर्सन की बात की जा रही है। तो ये चीज़ें ये थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट आंसर के लिए आप याद कर लीजिएगा। नाउ हमारा अगला चैप्टर जो बन पड़ रहा है वो रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स का है। न्यूमेरिकल कभी ही पूछा गया है, थियोरेटिकल में ये क्वेश्चन बनता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है। कौन कौन से रीज़न है जिससे कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंसेस आता है, तो ये चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है, मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर भी इसी में ही मिलेंगे। ऐसे कई सारे आइटम्स होते हैं जो कि केवल कॉस्ट बुक में शामिल किए जाते हैं, ऐसे कई सारे आइटम्स होते हैं जो केवल फाइनेंशियल बुक में शामिल किए जाते हैं। इस वजह से यहाँ डिफरेंस आता है। उसके अकॉर्डिंग इसके अलावा ओवरहेड्स, यानी हम जो ओवरहेड्स कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट बुक में तो हम एज पर एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर करते हैं, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो हम ओवरहेड्स लिखते हैं वो एक्चुअल ओवरहेड्स होते हैं। यहाँ पर हमारे स्टॉक के वैल्यूएशन में भी अंतर होता है। हम हो सकता है कॉस्ट अकाउंटिंग में फीफो लीफो एवरेज मेथड से काम करें, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फिक्स रहता है मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस वट एवर इज लोअर, उस पर काम किया जाता है। इस वजह से भी अंतर हो सकता है। साथ ही डेप्रिशिएशन की रेट, देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग में कई बार हमारी डेप्रिशिएशन की रेट हम चाहें तो एसएलएम से काम करें या डब्ल्यूडीवी से काम करें, वट एवर मैथड, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फिक्स्ड परसेंटेज गिवन होता है। उस फिक्स परसेंटेज के बेसिस पर हमें डेप्रिशिएशन चार्ज करना होता है। इसी तरह से कई सारे आइटम्स होते हैं जो कि केवल फाइनेंशियल बुक्स में ही शामिल किए जाते हैं, उन्हें कॉस्ट बुक में नहीं लिखा जाता। जैसे डिविडेंड हो सकता है, इस पर बात हम कर चुके हैं, टैक्स हो चुका है, बेडिप्स हो सकता है, किसी तरह का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर हो सकता है, या डायरेक्टर की फीस हो सकती है। कई सारे ऐसे फाइनेंशियल आइटम्स हैं जो कि कॉस्ट बुक में नहीं लिखे जाते हैं, और ऐसे कई सारे आइटम्स हैं जो कि केवल कॉस्ट बुक में लिखे जाते हैं, फाइनेंशियल बुक्स में नहीं लिखे जाते हैं। जैसे नोशनल रेंट हो सकता है, नोशनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है। अब ये चीज़ क्या है, नोशनल इन द सेंस यानी हमारी बिल्डिंग खुद की है, लेकिन उस पर खुद की बिल्डिंग पर तो हम रेंट लेंगे नहीं, तो एक्चुअल में तो हम रेंट दे नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसे नोशनल रेंट मानकर केवल कॉस्ट बुक में इंक्लूड करते हैं। उसी तरह से जो हम कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी जो हम कैपिटल इनिशिएट करते हैं उस कैपिटल पर हमें इंटरेस्ट देना नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो कि अकॉर्डिंग टू द रूल है कि हमें कॉस्ट बुक में इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम शामिल करते हैं, तो इसलिए हम नोशनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नोशनल रेंट के बेसिस पर शामिल करते हैं। तो ऐसे कई आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि फाइनेंशियल बुक में शामिल नहीं किए जाते हैं, लेकिन कॉस्ट बुक में शामिल किए जाते हैं। सो गाइस चलते हैं अगले चैप्टर पर। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर बन पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से इसको करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जिसमें हम एक्चुअली स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। यानी इस पूरे चैप्टर में आपको यही दिखेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, और उससे डिफरेंट वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली होता क्या है बच्चों, जब भी हम प्रोडक्शन शुरू करते हैं उस प्रोडक्शन से पहले हम एक स्टैंडर्ड एक मेज़र लगा लेते हैं कि हमारी ये पर्टिकुलर कॉस्ट इतनी रहने वाली है, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट। बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे आज के दिन की शुरुआत पर आप ये डिसाइड करते हैं कि आज हम 6 घंटे पढ़ाई करेंगे, लेकिन
एक्चुअल में होता क्या है। हमारी जो एक्चुअल में हम 4 घंटे पढ़ाई कर पाते हैं, 3 घंटे पढ़ाई कर पाते हैं, या 6 की जगह हम 7 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं। सेम जब प्रोडक्शन होता है तब हमें पता चलता है कि एक्चुअल में कॉस्ट कितनी रही है। तो ये जब स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच में जब डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है तो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के मेजर्स हैं। इसी तरह से वेरिएंस एनालिसिस पर बात करें तो वेरिएंस एनालिसिस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के आगे की बात करती है। इसमें क्या किया जाता है, ये जो डिफरेंस रहता है वो या तो एडवर्स होगा यानी माइनस में होगा, या फिर फेवरेबल होगा यानी पॉजिटिव होगा। यानी 6 घंटे की स्टडी थी, आपने 7 घंटे पढ़ाई कर ली तो ये फेवरेबल वेरिएंस होगा। यानी आपने यहाँ 5 घंटे की ही पढ़ाई की तो ये एक एडवर्स वेरिएंस होगा। तो जब ये एडवर्स और फेवरेबल वेरिएंस होता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड की जाती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है, पता चलता है कि ये कमी क्यों आई है। भाई हम मूवी देखने चले गए, या हमने थोड़ा टाइम पास कर लिया, या फिर चैप्टर टफ था, कोई भी रीज़न हो सकते हैं। तो ये एडवर्स वेरिएंस के क्या रीज़न हो सकते हैं, या वेरिएंस यदि फेवरेबल रहा है तो इसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं, क्या हमें अपने स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से जब हम कंप्लीट जो वेरिएंस हमारा निकला है उसका एनालिसिस करते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड द वेरिएंस एनालिसिस। इसी में आइडल टाइम वेरिएंस क्या होता है, जब हम लेबर वेरिएंस की बात करते हैं। देखिए जब हम वेरिएंसेस की बात करेंगे तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस और ओवरहेड वेरिएंस, ये सभी आपको कैलकुलेट करने होंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को देख लीजिएगा, लेकिन जब हम लेबर कॉस्ट वेरिएंस की बात करते हैं तो आइडल टाइम वेरिएंस भी होता है। अगेन आइडल टाइम हमने ऑब्जर्व कितना किया था और एक्चुअल में कितना आइडल टाइम रहा है, ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा इसकी आइडल टाइम रेट से, तो ये कहलाएगा आइडल टाइम वेरिएंस। इसी तरह से मटेरियल वेरिएंस के भी सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से क्लियर करें, चाहे वो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो, मटेरियल मिक्स वेरिएंस हो, मटेरियल यील्ड वेरिएंस हो, मटेरियल रेट वेरिएंस हो, ये सारे वेरिएंसेस के अलग अलग फॉर्मूले बनेंगे। उन फॉर्मूले को आप अच्छे से याद करके जाइएगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो गाइज आई होप आज का ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के डर को थोड़ा कम करेगा। थैंक यू सो मच, आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं। हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भाई बहुत लंबा वीडियो रिकॉर्ड हो गया है, इसे शेयर कर लें, दूसरे स्टूडेंट्स भी बेनिफिट होंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।